बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल डेटाबेस मॉडल के रिलेटेड, उसके एलिमेंट्स क्या थे, और उसी के अंदर हम लोगों ने डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को की टर्म को पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को की टेक्निक को यूज़ करते हैं, और उस केस में क्या होता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब उनको किसी डाटा की लोकेशन को फिजिकली एक्सेस करना पड़ जाता है। तो फिर वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है कि किस नोड या किस साइड पे आपका डाटा जो है वहाँ पड़ा हुआ है, तो उस केस में उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो से बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज, उसमें से 4 के हम लोगों ने नाम देखे थे। अब हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले था सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी में क्या होता है? इन दिस स्ट्रैटेजी ऑल डाटा इज लोकेटेड एट सिंगल साइट, इट इज सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट। इस केस में क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है वो किसी एक सिंगल साइट के ऊपर होता है, और ये सिंपल होता है और इजी टू कंडक्ट होता है। दिस स्ट्रेटजी हैज 3 एडवांटेजेस। इसके 3 फायदे होते हैं। डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट्स इज नॉट एक्सेसिबल रेडिली। जो रिमोट साइट्स पे आपका डाटा स्टोर होता है वो आप फौरन से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, रिमोट साइट्स पे जो आपका डाटा स्टोर हुआ होता है वो नॉट एक्सेसिबल रेडिली वो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहता है। सेकेंड एडवांटेज, डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में बी वेरी हाई। इसमें क्या होता है कि जो आपकी डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है। जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है रिमोट साइट्स के थ्रू, और इस वजह से आपकी जो कॉस्ट होती है डाटा कम्युनिकेशन की वो ज़्यादा आती है। ठीक है, द डाटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स। और जो डाटाबेस सिस्टम है वो अगर तो आपका सेंट्रल सिस्टम आपका फेल होता है, वर्किंग स्टॉप कर देता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपका कंप्लीट डाटाबेस सिस्टम भी फेल हो जाएगा, बिकॉज ऑल डाटा डिपेंड्स अपॉन द ऑल सिस्टम एंड डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रलाइज सिस्टम। तमाम डाटा की परफॉर्मेंस और कंप्लीट जो उनका सेटअप है वो डिपेंड करता है ऑन द सेंट्रलाइज सिस्टम। तो सेंट्रल में अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस अगर करना पड़ जाता है या वो सिस्टम फेल हो जाता है, तो इस तरह आपका क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट डाटा बेस है वो ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास सेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी। अब बात आती है पार्टीशन की। पार्टीशन में हमने देखा था कि जो आपका डाटाबेस है उसको पार्टीशन या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ये पार्टीशन इज असाइन टू अ पर्टिकुलर साइट। अब हर पार्टीशन को पार्टीशन किसी पर्टिकुलर साइट या लोकेशन को असाइन की जाती है। ठीक है, हर पार्टीशन को एक साइट हर साइट को कोई ना कोई साइट को पार्टीशन का असाइन किया जाता है। जो भी पार्टीशन हमने बनाई होती है सॉरी, वो किसी ना किसी साइट को असाइन होती है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट डाटा इज मूव्ड क्लोज टू लोकल यूजर। इसका फायदा क्या होता है? इस स्ट्रेटजी का फायदा होता है जो आपका डाटा मूव करता है वो लोकल यूजर के जो है ना मोर एडवांटेज ले लेता है। ठीक है, मतलब उसके लिए डाटा की एक्सेसिबिलिटी वो आसान हो जाती है, ज़्यादा आसानी से वो डाटा को एक्सेस कर पाता है। डाटा बिकम्स मोर इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये थी पार्टीशन स्ट्रेटजी। उसके बाद आती है आपके पास रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड में क्या होता है? इन दिस स्ट्रेटजी द फुल कॉपी ऑफ डाटाबेस इज असाइंड टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। इसमें क्या होता था? इसमें आप करते थे कि जो आपका डाटा था, डाटाबेस था, वो वो क्या करता है, वो असाइन होता है टू मोर देन वन साइट। उसकी जो कॉपी होती है डाटाबेस की वो एक से ज़्यादा साइट्स को असाइन होती है जो कि नेटवर्क के पार्ट होते हैं। नेटवर्क के अंदर, कंप्लीट नेटवर्क के अंदर आपके जो नोड्स होते हैं या आपकी साइट्स होती हैं उनको डाटाबेस की एक कॉपी असाइन की जाती है मोर देन वन साइट को। दिस स्ट्रेटजी मैक्सिमाइजेज द लोकल एक्सेस। और इस केस में क्या होता है, जब आपके पास डाटाबेस की कॉपी डिफरेंट साइट्स पे मौजूद होती है तो आपकी जो लोकल एक्सेस होती है ना, लोकल एक्सेस की एबिलिटी वो बढ़ जाती है, मतलब उसको कहीं से भी एक्सेस इजीली किया जा सकता है।
but it creates update problems because each database change must be reliably processed by synchronized at all sides. इस स्ट्रेटेजी का जो एक नुकसान है या ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम, जब भी आपको डाटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा तो क्या होगा कि आपको जब अपडेशन आती है तो कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा कि फिर आपको सारे डाटाबेस जो कि तमाम साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसकी कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिर वहाँ पे भी चेंजिंग को मस्ट करना, चेंजिंग मस्ट होनी चाहिए। और चेंजिंग की वजह से वो मोर रिलायबल होगा और सिंक्रोनाइज्ड होगा। इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में आप अपने डेटाबेस को सिंक्रोनाइज कर देते हैं तमाम साइट्स के लिहाज से, ताकि जब भी एक सिस्टम के अंदर अपडेशन होगी तो वो ऑटोमेटिकली तमाम सिस्टम्स के अंदर अपडेशन हो जाएगी। तो ये रेप्लिकेटेड में ये थोड़ा सा मसला फेस करना पड़ता है अपडेशन प्रॉब्लम्स के टाइम पे, कि जब भी अपडेशन क्रिएट होती है तो उस केस में डाटाबेस चेंज जो है वो रिलायबल होना चाहिए, प्रोसेसिंग के लिहाज से भी और सिंक्रोनाइज भी होना चाहिए कि तमाम साइट्स के अंदर वो अगर तो अपडेट हो रहा है तो तमाम साइट्स के रिस्पेक्ट से अपडेट हो, तमाम साइट्स में जहाँ जहाँ इसकी कॉपी पड़ी है वहाँ पे अपडेट हो। उसके बाद बात आती है आपके पास हाइब्रिड स्ट्रेटजी। हाइब्रिड स्ट्रेटजी में क्या होता है, इन दिस स्ट्रेटजी database is divided into critical and non critical fragments. डेटाबेस को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। द क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स, और जो क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम मल्टीपल साइट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या स्टोर करवाते हैं, जबकि जो नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम जस्ट वन साइट पे स्टोर करवाते हैं। तो ये थी आपके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का जो मेन है वो क्या है कि डाटा का डिस्ट्रीब्यूट करना आपने, और उसके लिए डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सेंट्रलाइज्ड वे। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है वो एक सिंगल साइट पे, एक सिंगल नोड पे स्टोर होता है और वहाँ से एक्सेस होता है डिफरेंट नोड से। ठीक है, इसके लिए जो डाटा की लोकेशन होती है वो जस्ट डाटा सिंगल साइट होती है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि सबसे पहले तो ये सिंपल और इजी होता है। दूसरी बात ये कि जो डाटा स्टोर होता है आपका रिमोट साइट्स के ऊपर वो रेडिली एक्सेसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से डाटा की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आता है जो इसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है, डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी बड़ी हाई। और जो डाटाबेस आपका सिस्टम है वो वर्किंग फेल कर देगा। अब इसके सॉरी ये डिसएडवांटेजेस है इसके। डिसएडवांटेजेस में आपका क्या होता है कि जो आपकी एक्सेसिबिलिटी होती है वो रिमोट साइट से नहीं हो सकती, तो डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है, और जो डाटाबेस सिस्टम है वो फेल हो जाता है टोटली जब आपका सेंट्रल सिस्टम जो है फेल होता है। सेंट्रलाइज्ड आपका वन लोकेशन पे आपका डाटा स्टोर होता है, जब आपका वन लोकेशन के अंदर या सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, उस केस में आपका पूरा का पूरा डाटाबेस जो सा होगा वो फेल हो जाएगा और या ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये डिसएडवांटेजेस थे इसके। उसके बाद इसका एडवांटेज ये क्या है कि ये सिंपल और इजी टू कंडक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी स्ट्रेटजी को देखा जिसके अंदर था पार्टीशन। उसके अंदर क्या था कि जो आपका डाटाबेस था वो पार्टीशन या फ्रैगमेंट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। जो डाटाबेस है वो पार्टीशन और फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है। हर साइट को, पर्टिकुलर साइट को कोई ना कोई पार्टीशन असाइन की जाती है, और इसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोकल यूज़र्स को एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, जो डाटा होता है वो ये पार्टीशंस की फॉर्म में डिवाइड होता है, और हर साइट पे आपका कोई ना कोई पार्टीशन जो है असाइन की जाती है हर साइट को। तो इससे डाटा की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो मोर रिलायबल हो जाती है और मोर इजी हो जाती है टू द लोकल यूज़र्स। उसके बाद आती है रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी। रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो आपका डाटाबेस होता है उसकी एक मुकम्मल कॉपी जो है वो एक से ज़्यादा साइट्स को भेजी जाती है। विद इन अ नेटवर्क एक से ज़्यादा साइट्स में आपको उसकी कॉपी भेजी जाती है, और इससे क्या होता है कि इससे जब एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर आपकी सेम डाटाबेस कॉपी मौजूद है तो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लोकल एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्द अपना डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि जब इसने अपडेट होना होता है वन लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल वन साइट पे यहाँ पे अपडेशन
हो रही होती है, उस केस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो डाटाबेस है वो उसकी जो चेंजिंग है वो मस्ट बी रिलायबल होनी चाहिए। वो तमाम साइट्स के ऊपर जो उनसा है डाटाबेस मौजूद है वो भी अपडेट होना चाहिए, और इसके अलावा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऑल साइट्स के ऊपर डाटाबेस जो है सिंक्रोनाइज होना चाहिए। और लास्ट पे हमने पढ़ा हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जो डाटाबेस है उसको डिवाइड किया जाता है क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स के अंदर। जिस डाटाबेस को अगर क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाए तो उसको मल्टीपल साइट्स पे स्टोर किया जाता है, जबकि नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डाटाबेस को जस्ट वन साइट पे स्टोर किया जाता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद है आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा कि जो फाइल है वो ऑर्गेनाइज होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। और उसमें देखा जाता है कि फ़ाइल को आपने स्टोरेज डिवाइसेस पे किस तरह रखवाना है और उसको एक्सेस कैसे करना है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टेक्निक है फॉर फिजिकल अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी डिवाइसेस। The system designer must recognize several constraints for selecting a file in organization. जो सिस्टम डिज़ाइनर है उस इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ता है कि कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स लगानी पड़ेंगी ताकि फ़ाइल जो है सिलेक्शन में जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में जब हमने फाइल्स को रखवाना है तो वो जो उनसे है वो सिलेक्टिंग के दौरान वो रिलायबल रहे, वो मस्ट मतलब अफोर्डेबल रहे। और उसमें क्या है कि अगर आपने फ़ाइल की ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से की होगी तो आपकी फ़ाइल्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो सही से होगी, उसका मेथड जो है वो ईजी होगा। क्योंकि हम लोगों ने हमारा मेन ये होता है कि हम अपने यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ईज प्रोवाइड करें। सो द कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम लोगों ने फाइल्स को स्टोर करवाना होता है उसके अंदर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये एक कॉन्स्ट्रेंट आ गई। दूसरी कॉन्स्ट्रेंट आती है क्या, अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से ये बात होती है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि कुछ गेम्स को सपोर्ट नहीं करती। जैसे पुराने जो उनसे वर्जन के मोबाइल फ़ोन्स होंगे उसके अंदर कोई आजकल की जो हैवी गेम्स होती हैं वो नहीं चलती। वो क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक्चुअल में उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि कुछ फाइल्स को सपोर्ट नहीं करते, कुछ सिस्टम्स डाटाबेसिस को या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट नहीं करते। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ता है आपके डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर कि जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने करनी है तो क्या अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसकी जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं वो अफोर्डेबल हैं या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास आता है वो है यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है डाटा को स्टोर करने की या डाटा को एक्सेस करने की वो क्या है। फॉर एग्जांपल हर यूज़र चाहेगा कि उसका डाटा जो है इजीली एक्सेस हो विद इन स्मॉल टाइम। जैसे उसने क्वेरी लगाई और कुछ सेकंड्स के अंदर उसके रिजल्ट जनरेट होके एफिशिएंटली रिजल्ट जनरेट होके आ जाए। इसके अलावा जब उसने स्टोर करवाना है तो भी उसकी लोकेशन वाइज सा फाइल ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर हो। तो ये जो चीज़ें ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है स्टोरिंग की या डाटा को एक्सेस करने की वो अच्छे से रहे। ठीक है, उसके बाद आता है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके होंगे, कंडीशंस होंगी। तो हम लोग अब उसको देखते हैं। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। फास्ट एक्सेस फॉर डाटा रिट्रीवल। जब भी हमने डाटा को रिट्रीव करना है या डाटा को फैच करना है तो उसके लिए फास्ट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जल्दी से हम लोगों ने क्यूरी लगाई, क्यूरी लगाने के बाद हमारे पास रिजल्ट जनरेट होके हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पे आ गया और डाटा रिट्रीव हो गया, इजीली डाटा रिट्रीव हो गया, फास्ट एक्सेस होनी चाहिए इसकी। उसके बाद आता है हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब हुआ हाई थ्रूपुट आनी चाहिए फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन।
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपका रिकॉर्ड आपके पास जोन सा एज अ रिजल्ट आपके डिस्प्ले के अंदर वो आपके पास थ्रूपुट अच्छी आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए और क्लियर एफिशिएंटली आनी चाहिए, ताकि आप प्रोसेसिंग जब करें ट्रांजैक्शंस की मतलब जो भी आपने क्यूरी लगाई है वो आपकी सही रिजल्ट जनरेट करे। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस, आपका डाटा इस तरह होना चाहिए कि वो स्टोरेज स्पेस को भी एफिशिएंटली यूज़ करे। इसका मतलब कम स्टोरेज पे आप डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें और उसके अंदर आप कोशिश करें कि आपका जो डाटा है उसके अंदर जो डुप्लीकेशंस हैं वो अवॉइड हो सके, उसके अंदर डुप्लीकेशंस ना आए। और डाटा के अगर डुप्लीकेशन नहीं होती तो आपकी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम से कम यूटिलाइज होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो आपका डाटा है वो एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए, स्टोरेज स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करें। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि जो भी डाटा आप रखवाते हैं, जो भी डाटा आप रखते हैं वो जो है सॉरी वो जो है वो उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको मेक श्योर किया जाए। वो लेट सपोज आपने कोई क्यूरी लगाई, आपने उसको एग्जीक्यूट करवाया, अब आपने कोशिश करनी है कि वो फेल ना हो, या फिर आपका डाटा इस तरह होना चाहिए कि वो करप्ट ना हो इजीली, और आपका डाटा जो लॉस है वो चीज़ से अवॉइड वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो सी प्रोटेक्शन हो फेलियर या डाटा लॉस की, वो मेक श्योर की जाए। उसके बाद आता है आपके पास मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन। ये केस ऐसा होता है कि इसमें आपने लेट सपोज फर्स्ट टाइम में डाटा को स्टोर करवाया, अब ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने क्या किया, आपको ये जो रीऑर्गेनाइज करने की जो ज़रूरत है वो कम से कम पड़े। आपका फर्स्ट टाइम में ही डाटा इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हो कि आपको मज़ीद या दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज ना करना पड़े, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आपके पास क्राइटेरिया उसके अंदर आप देखते हैं सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़। ये तो तकरीबन हर जगह ऐसा ही है कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आपका जो डाटा है वो अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके। और अनऑथराइज यूज़र के एक्सेसिबिलिटी की वजह से डाटा आपका लॉस भी हो सकता है, आपका डाटा लीक भी हो सकता है, इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स को ख़त्म भी हो सकते हैं। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इस वे में हो, फाइल को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए कि जो अनऑथराइज यूज़र है उससे उसकी उस से सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा हो, अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। ये था आपका टॉपिक जिसके अंदर आपने देखा फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ चीज़ें मेक श्योर की कि जो आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं वो फाइल ऑर्गेनाइज करते हुए आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जो भी आप ऑर्गेनाइज किया होता है वो जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे किसी खास तरह से अरेंज्ड हो। उसमें आपने किस तरह अरेंज करना है उसके लिए सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट कुछ कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है आपको। उन कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आपने अपनी फाइल्स को स्टोर करवाना है उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या होंगी। और उसके बाद देखना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो क्या उस फाइल सिस्टम को सपोर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना पड़ता है, जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो क्या उस चीज़ को अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा आपने देखना होता है कि जो यूज़र रिक्वायरमेंट है फॉर स्टोरिंग और एक्सेसिंग डाटा, इज इट फुलफिल, क्या उसको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद आपने फाइल को ऑर्गेनाइज करना है। अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं कुछ, उसको मेक श्योर करने के बाद ही आप अपनी फाइल का ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर अच्छे से कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपने देखना होता है कि कुछ क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है कि जो आपने डाटा रिट्रीव करना है वो फास्ट एक्सेस होनी चाहिए, उसकी फास्ट एक्सेस होनी चाहिए। डाटा को आपने उसके लिए क्यूरी लगाने के बाद आपका जो डाटा है वो फैच हो जाए और एफिशिएंटली आपके रिजल्ट्स को जनरेट करे। उसके बाद आपने देखना होता है कि जो थ्रूपुट है, जो रिजल्ट है जनरेशन रिजल्ट की, वो हाई होनी चाहिए, हाई थ्रूपुट जनरेट करना चाहिए। प्रोसेस ट्रांजैक्शन जो भी आप प्रोसेस करें उसकी जो थ्रूपुट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी स्टोरेज स्पेस है उसको वो एफिशिएंटली यूज़ करे।
मेक श्योर कि आपकी जो डाटा है उसके अंदर रिडंडेंसी ना आए, और अगर तो डाटा की रिडंडेंसी कम से कम होगी तो आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो एफिशिएंटली यूज़ होगी। जब आपकी फाइल्स की डुप्लीकेशन नहीं होगी तो आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो बची रहेगी, और आप उसके अंदर अपनी दूसरी फाइल्स को भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपकी स्टोरेज स्पेस जो है ना एफिशिएंटली जो है स्टोर होगी, यूज होगी, यूटिलाइज होगी। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो फेलियर डाटा की फेलियर होगी या फिर डाटा लॉस होगा उसकी प्रोटेक्शन को मेक श्योर करना है कि आपका जो डाटा है वो कम से कम फेल ना हो। अगर तो फेल हो जाए तो उसको किसी ना किसी तरह उसकी रिकवरी हो सके। इसके अलावा डाटा लॉस आपने उसकी इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि आपका डाटा कम से कम लॉस हो, या फिर इस तरह की टेक्निक्स को देखना है कि जो डाटा लॉस को जो है कवर अप कर सके। उसके बाद आपने एक चीज मेंटेन एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी आपने डाटा को फर्स्ट टाइम में ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया और फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद आपको कम से कम मतलब मिनिमाइज कम से कम ज़रूरत हो कि आपने डाटा को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम एक अच्छे तरीके से कर लिया और आपको नेक्स्ट में ज़रूरत ना पड़े, इस चीज़ को मेक श्योर करना है। ये इससे आपका क्या होगा, इसके आपका जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होगी, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। दूसरी बात है फिर आपकी जो स्पेसिंग होगी उस चीज़ के लिए वो भी कम से कम यूटिलाइज होगी। और लास्ट पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए कि जो अनऑथराइज यूज़र है वो आपकी डाटा को एक्सेस ना कर सके। और ये तो हर एक को ये चीज़ का मेक श्योर होता है कि उनका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी ना देखे, डाटा उनका कॉन्फिडेंशियल रहे और डाटा की सिक्योरिटी हर हाल में मेंटेन रहे। और ये था हमारा टॉपिक जिसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा, उसका क्राइटेरियाज पढ़ा। उसके बाद जो बात आती है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के बारे में। डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन फेज़ ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, जो स्टेप्स हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं उसका नाम हमने देखा था कि इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आप क्या करते हैं, आप अपने प्रपोज सिस्टम में जिस चीज़ को आपने कोडिंग कर दी, उसके एनालिसिस कर जिसका टेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाना होता है, इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, और उसको वर्किंग में लेके आना होता है। ठीक है, उसको वर्किंग में लेके आने के बाद आप उस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आपका सिस्टम, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हम लोगों ने इस चीज़ को डिटेल में देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में आप क्या करते हैं। द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डिवेलप। डेटाबेस सिस्टम को तभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम उसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और उसको हम डिवेलप कर लेते हैं। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र। डेटाबेस सिस्टम को हम यूज़र के लिए इंस्टॉल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कस्टमर ने हमें कहा कि आपने डेटाबेस सिस्टम बनाना है, डेटाबेस उनके लिए बना के देना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर कस्टमर के लिए। उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उसको हमने फुलफिल किया। उसके लिए रिपोर्ट्स तैयार की, उसका एनालिसिस किया करंट सिस्टम के रिस्पेक्ट से। उसके बाद उसकी कोडिंग की, फिर हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग की। एंड आफ्टर इट जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और हमारे पास सारे एरर्स और नॉर्मलीज खत्म हो जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को प्रपोज करते हैं, फिर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं ऑन द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फाइल्स की मदद से सिस्टम को वर्किंग में लेके आते हैं। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द यूजर। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। जब इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तब हम लोगों को किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सर्वर। इट मे ऑल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ़ द डाटाबेस इज टू बी एक्सेस बाय मल्टीपल लोकेशंस। इसके अलावा अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो एक साइड से एक्सेसिबल ना हो बल्कि आप मल्टीपल साइड से एक्सेस हो, तो उस केस में आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है हार्डवेयर का। ठीक है, हार्डवेयर का नेटवर्क आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उस केस में क्या होता है कि हार्डवेयर नेटवर्क आप बनाते हैं और वहाँ से आप अपने डेटाबेस को मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखा जाता है आपके पास द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में हैव टू वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम सक्सेसफुली। जब आपने अपने सिस्टम को बना लिया, उसको आप इम्प्लीमेंट करना है, उस केस में आपके पास जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो दोनों एक साथ काम करेंगे। और वो इस तरह करेंगे काम कि वो अपने जो सिस्टम है उसको
जो सिस्टम है ना उसको जो है ना अच्छे से वर्क सक्सेसफुली वर्कआउट करवाने के लिए उसको इकट्ठे काम करेंगे। और सिस्टम जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मिलके सेटअप करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। The users are provided with authorizations defined by their manager। जो यूजर्स हो गया वो दे आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशन। अब यूजर को एक्सेस दी जाती है, उनको ऑथराइजेशन दी जाती है जो कि मैनेजर्स देता है कि ये ऑथराइज यूजर है इस सिस्टम को यूज करने के लिए। तो जो सिस्टम होगा वो उनके लिए वर्क करेगा। ठीक है, सिस्टम क्या होगा उसके लिए वर्क करेगा एफिशिएंटली। क्योंकि इसमें हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि जब भी आपने किसी सिस्टम को लॉन्च करना है, उस सिस्टम की जो है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है सिक्योरिटी। उस सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जाए, उस सिस्टम को कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है। ठीक है, तो जब भी हमने डाटाबेस को बनाया, उस सिस्टम को प्रपोज कर दिया, आइडिया हमने लिया, उसकी कोडिंग की, उसका एनालिसिस करने के बाद उसकी कोडिंग की, डिज़ाइन फेजेस से गुजरे हम उसके बाद हम लोगों ने इसकी कोडिंग की, टेस्टिंग की, एंड आफ्टर इट हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर जो आप सिस्टम इंस्टॉल करने जो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी चीज़ों काफ़ी फेजेस से गुजरते हुए आया। तो अब जो मेन चीज़ होती है इंस्टॉलेशन कि वो यूज़र के लिए वर्क कैसे करेगा। सिस्टम को देखना पड़ता है आपको, इंस्टॉल किया आपने सिस्टम को, उसको एग्जीक्यूट करवाया फॉर द यूज़र। फिर उस केस में आपको देखना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपका अगर तो आपने अपने सिस्टम को या डेटाबेस को रिमोट बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट लोकेशन से मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस करना है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा, आपको नेटवर्क चाहिए होगा हार्डवेयर्स का। ठीक है, फिर अब उन हार्डवेयर नेटवर्क्स को भी आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, तो आपको फिर उसके लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मदद लेनी पड़ेगी। और जब आपने डाटाबेस को आपने अपने सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस केस में आपको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस केस में आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर काम करते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशन डिफाइंड बाय द मैनेजर। अब जब आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है, इम्प्लीमेंट होने के बाद जो आपका मैनेजर होगा वो आपके सिस्टम की एक्सेस आपको देगा, यूज़र को सिस्टम की एक्सेस देगा, और वो एक्सेस उसकी ऑथराइज्ड होगी। वो एक्सेस क्या होगी, ऑथराइज्ड होगी। इसका मतलब जो यूज़र है वो उसको एक्सेस इजीली कर सके। ऑथराइजेशन एक्चुअल में ये होती है कि वो सिस्टम को की चीज़ों को एक्सेस कर सके और वो सिस्टम के लिए वैलिड हो, सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, वो पहले से रजिस्टर्ड हो उसके अंदर। तो ये ऑथराइजेशन जो है मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को। उसके बाद द ऑथराइजेशन एंड परमिशन अनेबल द यूजर्स टू परफॉर्म ऑथराइज टास्क यूजिंग डाटाबेस फैसिलिटीज। फिर जब ऑथराइजेशन या परमिशन मिल जाती है, इट्स अ टाइप ऑफ परमिशन। ठीक है, जब ऑथराइजेशन या परमिशन मिल जाती है यूज़र को, तो फिर यूज़र एनेबल हो जाता है कि वो अपने ऑथराइज टास्क को या डेटाबेस की फैसिलिटीज़ को यूज़ करे। ठीक है, जो भी उसका टास्क है परफॉर्म करने के लिए, वो उस पर्पज़ के लिए डाटाबेस की जो फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ करे, अपने टास्क को परफॉर्म करे। ठीक है, और वो टास्क जो से होंगे वो उसके ऑथराइज टास्क होंगे। ये सिर्फ वही एक्सेस कर सकेगा जो कि डाटाबेस के लिए ऑथराइज्ड होगा, जो कि मैनेजर्स ने जिसको ऑथराइजेशन एक्सेस दी होगी। The database servers and users may be thousands of kilometers apart in distributed computer environment. अब जो डाटाबेस सर्वर्स हैं और जो यूजर्स हैं उसको यूज करने वाले में भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट। अब ये एक्चुअल में सिस्टम क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर इन्वायरमेंट है, जो कि ज़रूरी नहीं है जस्ट वन साइट लोकेशन से ही एक्सेस किया जा सके। इसमें ये होता है कि आपका जो डाटाबेस सर्वर्स होते हैं और जो उसको यूज़ करने वाले यूज़र्स होते हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा दूर दूर भी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं, लेकिन ये मसला चीज़ नहीं करती। इसमें जस्ट पॉइंट ये होता है कि आपने उस इन्वायरमेंट को एक्सेस करना है, उस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम को एक्सेस करना है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप विद इन अ सेम कंट्री हो या विद इन अ सेम सिटी हो, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो डाटाबेस सर्वर जहाँ पे भी होगा, आपके यूजर्स अगर किसी और कंट्री के वर्ल्ड के किसी और पार्ट में भी हैं तो वहाँ से वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
Many expensive telecommunication links are required to perform the required task. और इस केस में हमें टेलीकम्युनिकेशन जो लिंक्स हैं वो हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है और इसके अंदर डिस्टेंसिंग ज़्यादा होती है, तो हम लोगों को कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उस केस में हम टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि नादरा एंड क्रिकइंफो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेसेस। अब दो तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स है, एक नादरा और एक क्रिकइंफो। नादरा के बारे में तो आपको पता है कि वो ऑल ओवर द पाकिस्तान, आप कहीं से भी इसको एक्सेस करें, आपका डाटा एक्सेस इजीली हो सकता है। सो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को डिटेल में, उसके बाद हम लोगों ने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को देखा एंड लास्ट में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन को देखा। सो होप सो आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर तो कोई क्यूरी है तो यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।